हेलो स्टूडेंट्स। संचयन भाग 2 का पार्ट 2 स्मृति जो कि कक्षा 9वीं के लिए है। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था और थोड़ा समझा था। आज हम उससे आगे के पाठ को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक और उसके भाई झरबेरी के बेर खाने के लिए गए थे। तब गांव से किसी ने उनको आवाज़ लगाई और वो वहाँ से दौड़े दौड़े आए और उनको यही डर था कि घर जाएंगे तो बड़े भाई साहब हमें मारेंगे और डांट फटकार पड़ेगी। और उसी डर से वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए घर में घुसते हैं। परंतु जैसे ही घर में घुसते हैं उन्होंने देखा कि भाई साहब बरामदे में बैठकर कुछ चिट्ठियाँ लिख रहे थे और चिट्ठियाँ लिखते समय उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि ये चिट्ठियाँ आप पास वाले गांव के डाक खाने में दे के आइए और शाम होने से पहले, क्योंकि शाम की जब चिट्ठियाँ जाए उसके साथ मेरी ये चिट्ठियाँ भी चली जाए, ये बहुत ज़रूरी हैं। दोनों भाई, लेखक और उनका छोटा भाई, बड़े भाई की आज्ञा से लाठी डंडा लिया और माँ ने कुछ चने दिए थे सेके हुए, वो लिए, साथ में चिट्ठियाँ ली और माखनपुर की तरफ निकल लिए। माखनपुर की तरफ जाते जाते ठंडी का मौसम हो रहा था तो धोती उन्होंने अपने कानों में बांध ली थी। इससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। माखनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाला आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उनमें आम झुरे जाते थे, मतलब तोड़े जाते थे। जो माखनपुर के और गांव के बीच में स्कूल था वहां पर बीच में कुछ आम के पेड़ थे। उन आम को लकड़ियों से हर साल झुड़े जाना, मतलब गिराना था, तोड़ते थे। तो उनका जो डंडा था वह उनको सजीव सा प्रतीत होता था। सजीव का अर्थ मतलब जीवित प्रतीत होता था। प्रसन्नवद वह मतलब प्रसन्न चेहरा लेकर हम दोनों भाई माखनपुर की और तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। उनके कुर्ते में जेब न होने के कारण उन्होंने टोपियों को कहाँ रखा, उसको चिट्ठियों को अपनी टोपी के अंदर रख लिया था। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फर्राख दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। लेखक कहते हैं कि हम दोनों भाई जल्दी जल्दी चलते चलते वहां पहुंच गए जहां पर कुएं के अंदर एक काला भयंकर सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था, है ना, उसके और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके उस कुएं के होने का ज्ञान केवल 2 महीने पहले ही था। 2 महीने पहले ही उनको पता चला कि वहाँ कोई कुआं है और उस कुएं के अंदर कुछ है। बच्चे नटखट होते हैं। माखनपुर पढ़ने वाले हमारी टोली पूरी 52 टोली, उनकी जो टोली थी पूरी 52 टोली थी, उसका नाम 52 टोली था। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सुनी, मतलब कुएं के अंदर से उचकना, पंजे के बल पर उचकना, झांकना, ऐसा कुछ कर करके कुछ बच्चे ऐसा कर रहे थे तो ऐसी आवाज़ें सुनी। सबसे पहले उछकने वाला मैं ही था। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले मैं ही था जो वहाँ पर उछक रहा था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके अंदर क्या किया उन्होंने कि सांप की आवाज़ सुनने के लिए एक पत्थर का ढेला अंदर फेंका। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। अब उनको ऐसा लगा कि कुएं के अंदर कुछ भी डालो या चिल्लाते हैं तो क्या होता है कि अंदर से रिटर्न आवाज़ आती है, आवाज़ गूंज कर वापस हमें सुनाई देती है। तो लेखक और उनकी जो 52 टोली थी सभी मिलकर इसी प्रकार से प्रयत्न कर रहे थे, प्रतिध्वनि सुन रहे थे, मतलब किसी शब्दों की आवाज़ वापस सुनाई देना। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुंकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुंकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो गया हो। जैसे कि मृग मतलब हिरणों का एक झुंड पूरा का पूरा है और वह कुत्तों की आवाज़ सुनकर एकदम से चौकन्ना हो जाते हैं, उस प्रकार से हम भी उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से चौकन्ना हो गए
और किलोले का अर्थ होता है खेलते हुए, है ना, क्रीड़ा करते हुए। जो मृग का झुंड है वह कुत्ते की आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक जाता है। हम भी वह आवाज़ सुनकर एकदम से चौंक गए थे। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहाने लगे, मतलब हंसने लगे। उस अंदर से सांप की जो तेज आवाज आ रही थी, फुकार आ रही थी, गुस्से से भरी हुई, उसे सुनकर सभी को बहुत मजा आ रहा था। सभी उसको सुन सुनकर हंस रहे थे। गांव से मक्खनपुर जाने और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। अब बच्चे रोजाना यही चीज करने लगे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। अब एक हाथ से टोपी पकड़ लिया, दूसरे हाथ से वो ढेला फेंकते थे। रोज लेखक का और उनके दोस्तों का यही काम होने लगा। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवाना लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए मैंने जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। जैसे ही वो कुएं के पास से निकले तो उनको ऐसा लगा कि एक पत्थर फेंकेंगे और सांप की आवाज़ सुनते हुए हम यहाँ से चले जाएंगे। दोनों भाई चिट्टियों को लेते समय कुएं के पास चले गए और वहां जाकर ढेला फेंकने की इच्छा उनके अंदर पैदा हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे। ऐसे हो लिया जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक होता है। लेखक ने यहाँ पर कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि मैं जैसे जैसे आगे गया, मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे उसी तरीके से आने लगा। जिस प्रकार से एक हिरण के पीछे दूसरे हिरण का बच्चा चल देता है, उसी प्रकार से मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों कुएं के अंदर ढेला फेंकने के लिए और सांप की फुफकार सुनने के लिए चल पड़े। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पार्ट को पढ़िए तथा वीडियो के माध्यम से इसको समझिए। थैंक यू।